बहुत आसान होता है किसी को भी बताना कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की क्या वैल्यू है। इनके थ्रू जब हम कुछ भी काम करते हैं तो कितना आसान होता है सक्सेस मिलना। बट अपनी मर्जी से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना कितने लोगों के लिए बहुत आसान है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जब हम किसी और की मर्जी से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, तो कब एंट्री लेनी है, कब वहाँ पे लंच करना है, कब ब्रेक्स लेने हैं, कब हमें छुट्टी लेनी है, तो हमें सारी चीज़ें पता है और वो रूल हम फॉलो करते हैं। दैट इज़ डिसिप्लिन। बट वहीं पर उस डिसिप्लिन को हमें डेली फॉलो करना होता है और हम फॉलो भी करते हैं, जिसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। बट एक और एग्जांपल है, जब हम सुबह काम में जाने के लिए अलार्म सेट करते हैं, जहाँ पर हम अपने हिसाब से एक्ट कर रहे होते हैं, तो हम कभी भी उस टाइम पे उठ नहीं पाते। अब मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 8 मंथ्स बैक मैंने ये जर्नी शुरू की थी, जब मैंने 3 वीडियोस अपलोड की थी और देन कंसिस्टेंसी ब्रेक्स। उसकी वजह ये थी कि मेरे माइंड में एक थॉट आया कि जो मेरा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है वो डेली कितना फ्लक्चुएट करता है, वो ट्रैक करके शॉर्ट्स के थ्रू शेयर करते हैं। बट जैसे ही मैं ये सब शुरू कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो मेरा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, उसमें दोनों में अमाउंट इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड में भी और स्टॉक्स में भी। बट जो कैलकुलेशन हो रही थी वो सिर्फ स्टॉक्स की हो रही थी, जिसकी वजह से जो कैलकुलेशन हो रही थी वो रॉन्ग हो रही थी। वैसे मुझे पता था कि जो म्यूचुअल फंड है उसकी कैलकुलेशन अलग होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज होती है तो फिर एनएवी डिसाइड होती है। बट जो स्टॉक्स होते हैं वो रियल टाइम में ट्रेड कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ मुझे पहले से पता थी। बट मेरे डीमैट अकाउंट में एक ओवरव्यू का ऑप्शन है, जहाँ पे हमने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड किया हुआ है वो शो होता है। तो वहाँ पर डेली फ्लक्चुएशन भी शो होती है कि आपका प्रॉफिट और लॉस कितना है डेली, राइट, एंड ऑफ द डे। तो वो जो कैलकुलेशन हो रही थी वो स्टॉक्स के अकॉर्डिंग हो रही थी। तो फिर मैंने ये प्रॉब्लम जो मुझे आई, मैंने अपने डीमैट कस्टमर सपोर्ट पे कॉल किया और उन्हें बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके हमें शेयर कर दो, तो हम चेक करके फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो उस टाइम पे मैं उत्तराखंड गया हुआ था, मैं उत्तराखंड से हूँ। तो सारे यार दोस्त मिलते हैं, हम घूमने चले जाते थे, कभी क्रिकेट खेलने चले जाते थे। तो टाइम का पता ही नहीं चलता था कब टाइम निकल गया। सो ये सारी चीज़ें होने में जब मैंने उन्हें ये स्क्रीनशॉट भेजा, उन्होंने बोला कि आपको हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बट सामने से कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं, कोई कॉल भी नहीं आया। तो फिर मैंने दोबारा उन्हें कॉल किया। अब कस्टमर सपोर्ट में जब भी हम कॉल कर रहे होते हैं तो किसी नए आदमी के साथ कनेक्ट होती है। तो जब मुझे दोबारा से किसी और के साथ कनेक्ट हुई, पहले मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पाए थे जो मैं बता रहा था उन्हें। तो फिर मैंने उन्हें दोबारा सारी चीज़ें समझाई, तो ये सारे प्रोसेस में 1-2 हफ्ते निकल गए। अब मैं अगर दिल्ली में होता तो मेरा पूरा फोकस काम पे होता, क्योंकि मैं 15-20 दिन के लिए गया होता। तो मैंने सोचा जब वापस दिल्ली जाऊँगा तभी शुरू करेंगे सारी चीज़ें। बट फिर वो टाइमिंग 15-20 दिन से बढ़ के मई एंड से लेकर जुलाई एंड तक मैं उत्तराखंड ही रह गया, क्योंकि तब इलेक्शंस चल रहे थे वहाँ पे। एंड माय ब्रदर, ताऊ जी के लड़के, ही वाज आल्सो द कैंडिडेट। और मैं भी दिल्ली में किसी काम पे नहीं था, कोई जॉब पे भी नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा अब वोट देने के लिए तो वापस आना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि इलेक्शन जब ख़त्म होंगे तभी वापस जाऊंगा। तो फिर जुलाई एंड में मैं दिल्ली वापस आ गया और 1 अगस्त को मैं अपनी ड्राइविंग जॉब के लिए ट्राई देने के लिए गया और 2 अगस्त से मेरी ज्वाइनिंग हो गई। बट काफ़ी टाइम बाद ड्राइविंग कर रहा था तो मेरी जो रोड प्रेजेंस थी उसमें थोड़ी कमी थी और सबसे मेन मुझे रास्ते भी पता नहीं थे, तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई। मेरी ज्वाइनिंग के 10 डेज़ बाद, जब मैं 10 दिन हो गए थे मुझे काम करते हुए, तो 10 दिन बाद ही रात दिन की बात है, अचानक से मम्मी के पेट में दर्द शुरू होता है। तो उस दिन मैं तो जॉब में गया हुआ था, तो उनके पेट में काफ़ी दर्द होता है और वो जो दर्द होता है वो अनबेरेबल होता है, बहुत तेज। सो भाभी को लेके मम्मी अपने साथ लेके वो हॉस्पिटल चले गए। अब जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर उस दिन था संडे, तो इमरजेंसी में उन्हें आईवी फ्लूइड वगैरह चढ़ाई और उसके बाद उन्हें कुछ दवाइयाँ दी, दर्द सही हो जाएगा करके, और घर भेज दिया।
वो भी आगे लगा सही हो जाएगा, बट जो दर्द था वो दर्द उनके कंटिन्यूस रहा। और पूरी रात भर जब वो घर आ गए थे उसके बाद भी दर्द इतना था कि उनको एक तो उल्टियाँ आ रही थी, उल्टी आने का फील हो रहा था बट उल्टी हो नहीं रही थी, और रात भर वो सो नहीं पाई। तो अगले दिन फिर मैं उन्हें लेके हॉस्पिटल गया। अब जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं उन्हें पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी प्रॉब्लम आती है, कितनी भीड़ होती है वहाँ पे। तो मैं उन्हें लेके गया था आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में। सो वहाँ पर जब मैं उन्हें ले गया, वो तो चल नहीं पा रहे थे, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो उन्हें स्ट्रेचर में लिटा के मैं उन्हें लेके गया, और उनके सारे चेकअप, सारे टेस्ट वो खुद ही करवाने पड़ते हैं, वहाँ खुद ही लेके जाना पड़ता है, रिपोर्ट भी खुद ही लेके आनी पड़ती है। और अगर उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप कराना है उनके साथ भी कोई होना चाहिए। तो मुझे लगा था कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगा और वो दवाइयाँ देंगे फिर भेज देंगे। मुझे नहीं पता था कि उन्हें वहीं एडमिट कर लेंगे वो, और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो मैं अकेले ही उनके सारे टेस्ट करवाए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ब्लड रिपोर्ट्स, बहुत सारे टेस्ट किए उनके, और चेकअप भी किया और उन्हें एडमिट भी कर लिया। और उस टाइम पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी हॉस्पिटल के अंदर कि उनको सिर्फ स्ट्रेचर में ही 2 दिन रखा, क्योंकि कोई बेड्स अवेलेबल ही नहीं थे। तो फिर जब पापा आए तो तब तक मैं उन्हें देख रहा था, और अंदर एक ही फैमिली मेम्बर अलाउड होता है। सो डॉक्टर आ रहे थे, चेकअप कर रहे थे, आईवी फ्लूइड उन्हें चढ़ाया जा रहा था, और उनके नाक से वो राइल ट्यूब बोलते हैं वो लगाई थी नाक में डाल के। उनका दर्द इस लेवल पे था कि उन्हें देख के मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही थी, बट और उनका खाना पीना भी बंद कर दिया था। डॉक्टर्स ने सब मना कर दिया कि कुछ पिला भी नहीं सकते, कुछ खिला भी नहीं सकते, पेन ही इतना ज़्यादा था। और मेरे मन में चल रहा था कि अगर ये खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा ना, हाउ हाउ सी विल सर्वाइव। बट वो डॉक्टर्स हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है क्या करना है उस सिचुएशन में। तो फिर टाइम लग रहा था हर चीज़ में, जैसे रिपोर्ट्स आने में टाइम लगता है, जल्दी से काम नहीं होता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, काफ़ी सारे मरीज आए हैं वहाँ पे, सब पेशेंट्स को देखना है। सो पेशेंस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट मैं इतना दर्द देख नहीं पा रहा था मम्मी का। सो वन ऑफ माई रिलेटिव, चाचा जी, उन्हें मैंने कॉल किया। मैंने बोला मेरे से ना इनका पेन नहीं देखा जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ किसी हॉस्पिटल में इन्हें शिफ्ट कर दूँ, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, बिकॉज जो चाचा हैं वो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। सो मैंने उनसे राय ली। तो उन्होंने बोला यार जो ये डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल के अंदर, ये अपना काम कर रहे हैं और ये बेस्ट ही करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा बस। थोड़ी सी उन्हें जो प्रॉब्लम आई है, पेन हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं एक दिन रुका, और उसके बाद मम्मी की हालत में थोड़ा सा सुधार आया। और वो पूरे 12 दिन के लिए एडमिट हुए थे हॉस्पिटल के अंदर, 12 दिन लगे उन्हें, उनकी जो हेल्थ है वो सही होने में। और जब डिस्चार्ज हो रहे थे तब डिस्चार्ज के टाइम पे डॉक्टर ने बताया था जो इनको पेन था वो इस लेवल पे था कि सिर्फ 10% चांसेस थे इनके सरवाइव करने के। इस पेन में सिर्फ 10% लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। जब उन्हें मैंने एडमिट किया हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं उस टाइम से ही जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो उनके आईवी फ्लूइड चल रहे थे, उनमें क्या लिखा हुआ है, मेडिसिन जो दी जा रही हैं वो कौन सी मिल रही है उन्हें, बेसिकली तो उन्हें सबसे ज़्यादा आईवी फ्लूइड ही चढ़ाए गए। मेडिसिन तो उन्हें जब डिस्चार्ज किया तब दिया था, 1 हफ्ते के लिए सारी मेडिसिन दी हुई थी। सो मैं डे वन से ही सारी रिसर्च कर रहा था इंटरनेट पे, डॉक्टर्स से पूछ के क्या प्रॉब्लम है। तो सब जगह मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चल रहा था, और मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि जो मुझे डॉक्टर ने बताया, उन्होंने बोला कि इन्हें एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का अटैक आया हुआ है। और पेनक्रेटाइटिस जो होता है वो कितना प्रॉब्लमेटिक है, वो सारी रिसर्च मैंने जब की इंटरनेट पे, तो मेरा डर जो है और भी ज़्यादा बढ़ रहा था कि यार और कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये किस वजह से हुई है। तो फिर जब उनका पेन कम हुआ और वो थोड़ी उनकी हेल्थ सही हुई, और 1 वीक बाद वापस लाए उन्हें हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ने बताया कि इनके जो पेट में है वो पथरी है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर के अंदर 17 mm की बताई उन्होंने, 17 mm की पथरी बताई थी। तो वो स्टोन हम रिमूव करेंगे, एक्चुअली वो पूरा गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर देंगे। तो 3 महीने बाद की डेट मिली, जनवरी की। अब जो डेट हमें मिल चुकी थी ऑपरेशन की, बट
माइंड में ये था कि यार इन 3 महीनों में कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, और मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो हम एक ही चीज़ कर सकते थे। मैंने उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उनकी डाइट पे, हेल्थ पे, क्योंकि हम वही कर सकते हैं। और जो उन्हें मेडिसिन्स मिली थी वो, बाकी मेडिसिन्स तो 1 वीक बाद वो भी बंद कर दी थी। मेडिसिन्स पूरे 3 महीने तक नहीं चली थी। 1 हफ्ते बाद ही उनका जो दर्द सही हुआ, तो फिर दोबारा मेडिसिन्स नहीं दी उन्हें। सिर्फ 15 दिन के लिए मेडिसिन्स चली थी बस। तो फिर जब उनकी डाइट पे ध्यान रखा, तो बाय गॉड्स ग्रेस उन्हें 3 महीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हमें दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। और अब उनका जो जनवरी में उनका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। और दूसरी तरफ ड्राइविंग में, वैसे तो 2 हफ्ते में मैंने पूरी कमांड ले ली थी, अच्छी कमांड बन गई थी मेरी गाड़ी में, बट इन 3 महीनों में पूरी तरीके से मैंने कंट्रोल ले लिया और मैंने काफ़ी ट्रैवल किया। एक दिन में 6 to 700 किलोमीटर्स भी गाड़ी चलाई है, क्योंकि दिल्ली से सोलन, सोलन से दिल्ली, कई सारी राउंड ट्रिप करी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइविंग करने लग गया। अब जो ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से माइंड थोड़ा डाइवर्टेड था, वो सॉल्व हो चुकी है। मम्मी की हेल्थ अभी अच्छी है और उनका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब ये जर्नी ऐसी ही कंटिन्यू रहेगी। कुछ टाइम के लिए मैं अपना पर्पस भूल गया था इस जर्नी को शुरू करने का, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और वो शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होगी। तो जहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को लेके, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर चली जाती हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। बट एक चीज़ है जो हमेशा साथ रहती है और ये डिसाइड करती है कि आप अभी लाइफ में किस लेवल पे हैं और फ्यूचर में आप किस लेवल पे होंगे, एंड दैट इज़ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।